दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे सिखाया कि लालच इंसान से उसकी सबसे बड़ी दौलत यानी उसका सुकून भी छीन लेता है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पालने और पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह सिलाई का काम करती थी, कभी लोगों के कपड़े ठीक करती, कभी अचार और पापड़ बनाकर बेचती और कभी घरों में जाकर छोटे-मोटे काम भी कर लेती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी परवरिश में लगा दी, लेकिन उस समय मुझे उनकी कोई कुर्बानी दिखाई नहीं देती थी। मुझे सिर्फ अपनी गरीबी दिखाई देती थी। हमारा घर बहुत छोटा था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में पंखा चलाने से पहले भी माँ 10 बार सोचती थी कि बिजली का बिल कैसे भरेंगी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले बेकार जल रही लाइट बंद कर देती और कहती कि बचाया हुआ हर रुपया कमाए हुए रुपये के बराबर होता है। अगर मैं बिना ज़रूरत के पंखा चलाकर दूसरे कमरे में चली जाती तो वह तुरंत बंद कर देती। मुझे उनकी हर बात पर गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि आखिर कब तक हम इस तरह ज़िंदगी काटते रहेंगे। मैं पढ़ाई के साथ-साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे घर का कुछ खर्च निकल जाता था। लेकिन मेरी नज़र हमेशा उन लड़कियों पर रहती थी, जो अच्छे कपड़े पहनती थी, महँगे मोबाइल इस्तेमाल करती थी और हर दूसरे दिन बाज़ार घूमने चली जाती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में इज़्ज़त सिर्फ़ उसी की होती है, जिसके पास पैसा हो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, लेकिन मुझे उनकी बातें पुरानी लगती थी। एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर मैं घर लौट रही थी। रास्ते में सड़क किनारे मुझे एक बंद लिफ़ाफ़ा पड़ा मिला। मैंने आस-पास देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वह लिफ़ाफ़ा उठाकर घर ले आई। जैसे ही मैंने उसे खोला तो मेरी साँसें रुक गई। उसमें पूरे 1 लाख रुपए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मेरे हाथ काँपने लगे। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सारी परेशानियों का जवाब दिया हो। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये पैसे मेरे पास रह जाएँ तो हमारा घर बदल जाएगा। माँ को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँगी। तभी बाहर से किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह पूरे मोहल्ले में लोगों से पूछ रही थी कि उसका पैसों से भरा लिफ़ाफ़ा कहीं गिर गया है। थोड़ी देर बाद वह हमारे दरवाजे पर भी आ गई। मैं घबरा गई। मैंने लिफ़ाफ़ा छिपाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरे चेहरे का डर पढ़ लिया। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा कि क्या बात है? पहले तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने बार-बार पूछा तो मैंने पूरा सच बता दिया। माँ ने बिना एक पल गवाए वह लिफ़ाफ़ा उठाया और उस महिला को दे दिया। महिला खुशी से रो पड़ी। उसने माँ को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुस्कुराकर मना कर दिया और बोली कि दूसरे का हक लौटाना कोई एहसान नहीं होता, बल्कि इंसान का फ़र्ज़ होता है। महिला चली गई, लेकिन मेरे अंदर गुस्से की आग जल उठी। मैंने माँ से कहा कि हमारी इतनी गरीबी है, फिर भी आपने इतने पैसे लौटा दिए। माँ ने शांत आवाज़ में कहा कि बेटी, गलत रास्ते से आया पैसा कुछ ही समय की खुशी ज़रूर देता है, लेकिन ज़िंदगी भर का सुकून छीन लेता है। मैंने झुँझलाकर कहा कि ईमानदारी से तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएँगे। माँ ने सिर्फ़ इतना कहा कि देर से मिली सफलता भी उस दौलत से बेहतर होती है जो किसी और का हक छीन कर मिले। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। मेरे मन में बार-बार वही 1 लाख रुपए घूम रहे थे। पहली बार मुझे लगा कि अगर मैं अपनी किस्मत खुद नहीं बदलूँगी, तो सारी ज़िंदगी इसी गरीबी में बीत जाएगी। अगले दिन सुबह माँ ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद ट्यूशन पढ़ाने चली गई। जब दोपहर को वापस लौटी तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया तो माँ अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कई बार आवाज़ दी, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं घबराकर रोने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने जाँच के बाद बताया कि रात से उनकी तबीयत बहुत खराब थी और सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बाद में मुझे पता चला कि माँ कई महीनों से बीमार थी, लेकिन मेरी पढ़ाई और घर के खर्च की चिंता में उन्होंने कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद मैं कई दिनों तक अकेली बैठी रहती। घर का हर कोना मुझे माँ की याद दिलाता था। लेकिन धीरे-धीरे दुःख की जगह डर ने ले ली। अब मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस मोहल्ले को छोड़ दूँगी। मैंने घर का थोड़ा बहुत सामान बेचा, ज़रूरी कागज़ साथ रखे और दूसरे साथ शहर चली गई। वहाँ कई दिनों तक नौकरी की तलाश करती रही। आखिर एक निजी कंपनी में मुझे काम मिल गया। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती थी। कंपनी के मालिक का नाम सुशील था। वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन व्यवहार से बहुत शांत और समझदार इंसान थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में मेरी मेहनत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा कि अगर हर कर्मचारी इतनी ज़िम्मेदारी से काम करे, तो कंपनी बहुत आगे जाएगी। पहली बार किसी ने मेरी इतनी खुलकर तारीफ़ की थी। मैं मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसी पल मेरे मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। मैंने उनके बड़े ऑफ़िस, उनकी हैसियत और उनके आराम की ज़िंदगी को देखा और मन ही मन सोचा कि शायद किस्मत मुझे वही मौका दिखा रही है, जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। नए शहर में आए मुझे कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदल रही है। कंपनी में मेरी मेहनत की चर्चा होने लगी थी। मैं समय पर ऑफ़िस पहुँचती, अपना हर काम पूरी ज़िम्मेदारी से करती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। सुशील जी मुझ
मुझ पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। कई बार वे ज़रूरी फाइलें मुझे सौंप देते और कहते कि मुझे पता है तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे। उनकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं अब सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती थी, मैं हमेशा के लिए अमीर बनना चाहती थी। एक दिन ऑफिस का एक बड़ा प्रोजेक्ट सफल हुआ। पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की थी, लेकिन सुशील जी ने सबके सामने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि अगर सोनिया जिम्मेदारी से काम न करती तो यह काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बैठाकर चाय पिलाई। उन्होंने मेरी पढ़ाई, परिवार और पुराने जीवन के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी गरीबी की कहानी तो बताई, लेकिन अपने मन के लालच के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरी बातें ध्यान से सुनी और बोले कि जिंदगी में मेहनत करने वालों को देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। मैं उनकी बात सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ उनका बड़ा घर और उनकी दौलत घूम रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वहाँ कंपनी की छोटी सी बैठक रखी गई थी। पहली बार मैं उनके घर गई। घर देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। बड़ा सा बंगला, सुंदर बगीचा, महंगा फर्नीचर और हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। वहाँ काम करने वाले लोग भी थे जो पूरे घर की देखभाल करते थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कितनी आसानी होती है और कुछ लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे पूरा घर दिखाया। उन्होंने कहा कि ये घर उन्होंने कई वर्षों की मेहनत से बनाया है। उनकी आवाज़ में अपने संघर्ष की खुशी थी, लेकिन मेरे मन में उस घर को पाने की इच्छा पैदा हो चुकी थी। उसके बाद हमारी बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। वे मुझे हमेशा सम्मान से पेश आते। अगर मैं किसी बात में उलझ जाती तो धैर्य से समझाते। मुझे एहसास होने लगा कि वे अकेले हैं। एक दिन उन्होंने खुद बताया कि उनकी पहली शादी कई साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से वे अपना पत्नी से अलग हो रहने लगे। उनका एक बेटा था जो पढ़ाई के लिए दूसरे देश में रहता था। उन्होंने कहा कि वे अपना अधिकतर समय काम में ही बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे उनकी सहानुभूति नहीं, बल्कि एक अवसर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनका विश्वास पूरी तरह जीत लूं, तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। समय बीता गया। अब मैं कंपनी की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुके थे। कई बार वे किसी जरूरी काम से बाहर जाते, तो ऑफिस की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर जाते। मैं हर काम पूरी सावधानी से करती, ताकि उनका भरोसा और मजबूत हो जाए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी पहले से आसान हो गई है। तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में एक पल के लिए अपराध बोध जरूर आया, लेकिन अगले ही पल मैंने उसे दबा दिया। मैं खुद से कहती कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो भावनाओं से नहीं, बल्कि मौके से काम लेना होगा। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे किसी ऐसे साथी की तलाश में हैं जिस पर वह पूरा भरोसा कर सकें और जिसके साथ सम्मान से ज़िंदगी बिता सकें। मैंने बाहर से थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन आखिरकार उनकी बात मान ली। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। ऑफिस के कुछ लोग और उनके कुछ करीबी लोग इसमें शामिल हुए। शादी के बाद उन्होंने मुझे अपने घर की पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने कभी मुझ पर कोई रोक-टोक नहीं की। घर की चाबियाँ, ज़रूरी दस्तावेज़ और कारोबार से जुड़ी कई ज़िम्मेदारियाँ भी धीरे-धीरे मेरे भरोसे छोड़ दी। वे कहते थे कि अब ये घर हम दोनों का है और हमें मिलकर इसे सँभालना है। मैं हर दिन उनके विश्वास के और करीब पहुँच रही थी, लेकिन मेरे मन में अब भी वही पुराना सपना ज़िंदा था। मैं जल्दी अमीर बनना चाहती थी। 1 साल बीत गया। इस दौरान उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मेरा हर जन्मदिन याद रखा, मेरी पसंद का ध्यान रखा और हमेशा मेरा सम्मान किया। कई बार मुझे लगता कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन फिर मैं अपने पुराने दिनों को याद करती और खुद को समझा लेती कि अगर आज मौका छोड़ दिया तो फिर कभी इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। धीरे-धीरे मैंने घर की हर व्यवस्था समझ ली। कौन से कागज़ कहाँ रखें, कौन सा बैंक किस काम के लिए है, कौन सा कारोबार किसके भरोसे चलता है। मैं सब कुछ चुपचाप सीखती रही। एक रात मैं देर तक जागती रही। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक मुझे माँ की कही एक बात याद आई। वे कहती थी कि गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन मंजिल पर पहुँचते-पहुँचते इंसान सब कुछ हार जाता है। मैंने उसे याद को भी अपने मन से निकाल दिया और फैसला कर लिया कि मैं पीछे नहीं हटूँगी। कुछ दिनों बाद सुशील जी काम की थकान के कारण जल्दी सो गए। मैंने ज़रूरी सामान, कुछ दस्तावेज़ और अपने पास रखी हुई कुछ चीज़ें समेटी। घर में किसी को जगाए बिना मैं वहाँ से निकल गई। जाते समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस घर को देखा ज़रूर, लेकिन रुकी नहीं। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत शुरू होने वाली है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात मैंने अपनी सबसे बड़ी हार भी की नींव रख दी है। दूसरे शहर पहुँचते ही मैंने नया नाम अपना लिया और नई पहचान के साथ ज़िंदगी शुरू कर दी। मैंने कुछ पैसे एक छोटे कारोबार में लगाए। मैंने तो किस्मत ने दोनों साथ दिया, इसलिए कारोबार धीरे-धीरे चल निकला। अब मेरे पास अपना घर था, अच्छा कारोबार था और आराम की ज़िंदगी भी थी। लेकिन रात को जब मैं अकेली बैठती तो घर की खामोशी मुझे परेशान करने लगती। पैसे बहुत थे, लेकिन उन्हें बाँटने वाला कोई अपना नहीं था। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दौलत से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार नहीं। मैंने तय किया कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। इस बार मैं किसी ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाऊँगी, जिसके साथ पूरी ईमानदारी से ज़िंदगी बिताऊँ। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर चुकी है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही सप्ताह मेरे घर के सामने वाले मकान में एक नया किराएदार रहने आया और उसे पहली बार देखकर मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब सचमुच बदलने वाली है। सामने वाले घर में रहने आया वह लड़का पहली नज़र में बिल्कुल साधारण लगा, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसी सादगी थी जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती थी। उसका नाम सुजीत था। वह विदेश से पढ़ाई करके
लौटा था और नौकरी की तैयारी में लग रहा था। आसपास के लोगों से वह हमेशा सम्मान से बात करता था। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करानी हो या किसी बच्चे की मदद करनी हो, वह बिना कहे आगे बढ़ जाता था। मैं कई दिनों तक उसे चुपचाप देखती रही। पहली बार मुझे लगा कि शायद यही वह इंसान है जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। मैंने फैसला किया कि उससे दोस्ती करनी चाहिए। एक शाम मैं पास के पार्क में टहलने गई। संयोग से वह भी वहीं बैठा किताब पढ़ रहा था। मैंने सामान्य बातचीत शुरू की। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन फिर मुलाकात हो गई। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ने लगी। अब हम रोज़ कुछ देर बातें करने लगे। उसने बताया कि उसे अपने दम पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद है। वह मेहनत पर भरोसा करता है और किसी का हक छीन कर आगे बढ़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल घबरा गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैं मुस्कुराकर उसकी बातें सुनते रही। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने घर चाय पर बुलाया। उसने पहले मना किया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर आ गया। उसने मेरे घर की बहुत तारीफ की। मैंने झूठ बोल दिया कि ये सब मेरे माता पिता की मेहनत की कमाई है और अब मैं उनका कारोबार संभाल रही हूँ। उसने बिना किसी शक के मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे महसूस हुआ कि वह दिल का बहुत साफ इंसान है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी हम पार्क में मिलते, कभी बाजार में और कभी शाम के साथ चाय पी लेते हैं। वह मेरी बहुत इज्जत करता था। अगर मैं किसी बात से परेशान होती तो धैर्य से मेरी बात सुनता। मुझे पहली बार किसी के साथ सुकून महसूस होने लगा था। मैं सोचने लगी कि मैं सचमुच अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ सकती हूँ। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि क्या वह शादी के बारे में सोच सकता है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि अगर दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो तो शादी से अच्छा रिश्ता कोई नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी आखिरकार मेरी इच्छा के अनुसार चलने लगी है। अगले कुछ दिनों में उसने भी साफ कह दिया कि वह मुझे पसंद करने लगा है। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ गाँव में रहती है और वह चाहता है कि शादी के बाद सही समय देखकर उन्हें सब कुछ बताए। मैंने उसकी बात मान ली। मुझे अभी किसी बड़े आयोजन की ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ सादगी से हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। मैंने अपने लिए एक सुंदर जोड़ा खरीदा। इस बार मैं सचमुच खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ। मंदिर में कुछ गवाहों की मौजूदगी में हमने विवाह कर लिया। मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुःख नहीं आएगा। शाम को हम अपने घर पहुँचे। मैंने पूरे घर को सजा रखा था। फूलों की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं मन ही मन अपनी माँ को याद कर रही थी। सोच रही थी कि अगर आज वह ज़िंदा होती तो शायद मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होती। पहली बार मुझे अपनी माँ की कही हुई बातें भी याद आने लगी। उन्होंने हमेशा कहा था कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं और भरोसा टूट जाए तो ज़िंदगी बिखर जाती है। मैंने मन ही मन सोचा कि अब मैं कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैं नई शुरुआत करूँगी। रात धीरे-धीरे गहर आने लगी, लेकिन सुजीत अभी तक नहीं आया था। मैंने उसे फ़ोन किया, तो उसका फ़ोन बंद था। पहले मुझे लगा शायद किसी काम में फँस गया होगा। लगभग 1 घंटे बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपना घूंघट कर लिया और मुस्कुराते हुए बैठ गई। दरवाज़ा खुला, किसी के कदमों की आहट कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वह अंदर आया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कोई बात नहीं की। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आज तो तुम्हें सबसे पहले मुस्कुराकर मेरा स्वागत करना चाहिए था। फिर भी सामने बैठा व्यक्ति चुप रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वह भावुक हो गया होगा। कुछ पल बाद उसने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा घूंघट तो उठाओ। अगले ही पल उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बैठा व्यक्ति सुजीत नहीं था। वह चेहरा मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वह सुशील था, वही आदमी जिसे मैं वर्षों पहले छोड़कर चली गई थी। मेरे मुंह से घबराकर सिर्फ एक शब्द निकला, तुम। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुला और अंदर सुजीत आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने क्या हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही हूँ, उसी की वजह से मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं बार बार सुजीत और सुशील जी की तरफ देख रही थी। मेरे मुंह से मुश्किल से इतना ही निकला, तुम यहाँ कैसे? सुशील जी ने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी, उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया, मेरा भरोसा भी टूट गया था। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख दौलत जाने का नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने का था, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा सँभाल कर रखा था। उनकी बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक गई। तभी सुजीत आगे बढ़ा और बोला, जब मैं तुमसे मिला था, तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा था। मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन कुछ समय पहले मैं अपने पिता से मिलने गया। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी की बात बताई। उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई। जैसे ही मैंने वह तस्वीर देखी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि तस्वीर में वही चेहरा था जिसे मैं शादी करने का सपना देख रहा था। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। सुजीत ने कहा, उसके बाद हमने तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई। तब हमें पता चला कि तुमने अपना नाम बदल लिया है और दूसरे शहर में नई पहचान बनाकर रह रही हो। तब हमें यकीन हो गया कि पिता की बात सच थी। मैंने रोते हुए कहा,
मैं बदल चुकी हूँ, मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ नई शुरुआतें करना चाहती थी। सुजीत ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, अगर तुम सच में बदल गई होती, तो सबसे पहले अपने पुराने किए हुए गलत काम की ज़िम्मेदारी स्वीकार करती। किसी का भरोसा तोड़कर नई ज़िंदगी शुरू नहीं की जाती। मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि उसके हर शब्द में सच्चाई थी। सुशील जी ने कहा, मैंने कभी तुम्हारे लिए बदला लेने की योजना नहीं बनाई थी। मैं सिर्फ चाहता था कि जो सच है वह सामने आ जाए और कानून अपना काम करे। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ पुलिस अधिकारी कमरे के अंदर आए। उन्होंने बहुत शांत तरीके से मुझसे बात की और कहा कि मैं आपसे कुछ ज़रूरी पूछताछ करनी है। मैं सब कुछ समझ चुकी थी। अब मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने बिना किसी बहाने के अपने किए हुए हर गलत फैसले की जिम्मेवारी स्वीकार कर ली। मैंने कहा, जो कुछ हुआ उसमें किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा ही दोस्त था। मैंने लालच में आकर ऐसे फैसले लिए जिनका मुझे अधिकार नहीं था। पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही कि अगर उस दिन मैंने माँ की बात मान ली होती, तो शायद आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। मैंने वहाँ भी सच ही बताया। मैंने किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया और न ही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अदालत ने उपलब्ध सबूत और मेरे स्वीकार किए गए बयान के आधार पर फैसला सुनाया। मेरे द्वारा गलत तरीके से हासिल की गई संपत्ति कानून के अनुसार जब्त कर ली गई और मुझे सजा सुनाई गई। जब मैं जेल पहुंची तो पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। छोटी सी कोठरी में बैठी मैं सिर्फ अपनी माँ को याद करती रही। उनकी हर बात एक एक करके मेरे कानों में गूंज रही थी। वे कहती थी कि मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत होती है। वे कहती थी कि दूसरे का हक लेने वाला इंसान कभी सुकून से नहीं जी सकता। उस समय मुझे उनकी बातें बोझ लगती थी, लेकिन आज वही बातें मेरी सबसे बड़ी सीख बन चुकी थी। कई महीने बीत गए। जेल की ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। वहाँ मुझे ऐसे कई लोग मिले जो अपने एक गलत फैसले की वजह से सब कुछ खो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, लेकिन एक गलत फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मैंने अपनी गरीबी से लड़ने के लिए मेहनत का रास्ता चुना होता, तो शायद देर ज़रूर लगती, लेकिन मंजिल गलत नहीं होती। मैंने पैसा तो पा लिया था, लेकिन उसके बदले अपना विश्वास, अपनी खुशी और अपना भविष्य सब कुछ खो दिया था। एक दिन जेल की लाइब्रेरी में मुझे माँ जैसी बातें लिखी हुई एक किताब मिली। उसे पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि हर पन्ने पर मुझे अपनी माँ की याद आती रही। मुझे यह भी एहसास हुआ कि सुजीत ने मेरे साथ जो किया वह बदला नहीं था, बल्कि सच को सामने लाने का फैसला था। अगर वह चाहता तो मुझसे झूठ बोलकर दूर चला जाता, लेकिन उसने कानून का रास्ता चुना और वही सही रास्ता था। आज मैं अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ, ताकि कोई भी इंसान लालच में आकर ऐसा फैसला न करे जो पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाए। मेहनत से मिली छोटी सफलता भी उस दौलत से कहीं बेहतर होती है जो गलत तरीके से हासिल की जाए। धन्यवाद दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसी अनोखी और चौंकाने वाली घटना पर नजर डालने जा रहे हैं जिसने पूरे गांव की सोच को बदल कर रख दिया। और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के लोधनपुर गांव की रहने वाली एक विधवा महिला सुनीता और उसके पड़ोसी मोहन के इस हैरान कर देने वाले मामले के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव लोधनपुर से। यहां पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था सुनीता। इसकी उम्र लगभग 35-36 साल के आसपास थी। सुनीता के पति का नाम पप्पू था, जो गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता था। दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था हर्षित। जब हर्षित महज 3 साल का था, तभी पप्पू की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां लगभग 15 दिनों तक उसका इलाज चला। लेकिन अचानक एक दिन पप्पू ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। सुनीता के लिए यह ऐसा झटका था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो रो कर बुरा हाल हो गई। उसके सामने 3 साल का बेटा था और कोई सहारा नहीं था। पप्पू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अब सुनीता ने सोचा कि बेटे के सहारे किसी तरह जिंदगी गुजार लेंगे। पति के क्रियाकर्म सब निपट गए। सुनीता ने खेती बाड़ी संभाल ली और उसी से अपना गुजर बसर करने लगी। बस उतना ही होता था जिससे घर का खाना पीना चल सके। कोई जमा पूंजी नहीं बन पाती थी। धीरे धीरे हर्षित बड़ा होने लगा। स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई का खर्च, घर के खर्च, ये सब कहां से मैनेज करती। सुनीता के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। उधर गांव में ही एक व्यक्ति था, मोहन, जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास थी। उसकी भी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। मोहन अक्सर सुनीता की मदद करता था। खेती का काम हो, गेहूं चक्की पर रखना हो या कोई और काम, वह सब कर दिया करता था। दोस्तों, मोहन का यह स्वभाव सुनीता को अच्छा लगने लगा और कुछ इस कदर अच्छा लगने लगा कि धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं और फिर यह नजदीकियां गलत रिश्ते का रूप ले लीं। सुनीता बेखबर थी। वह सोचती थी कि बच्चा तो होना नहीं है। वह छुप छुपाकर बचाव करती रही, लेकिन पता नहीं कब गलती हो गई। दोस्तों, कुछ दिनों बाद मोहन ने सुनीता को आश्वासन दिया कि वह शहर जाकर कुछ पैसे कमाएगा और घर की झोपड़ी में सुधार करवाएगा। सुनीता ने हामी भर दी। मोहन शहर चला गया और सुनीता अपने बेटे के साथ गांव में रह गई। अब जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। कुछ महीनों बाद सुनीता का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा।
उसे लगा कि शायद कोई बीमारी है या गैस की समस्या है। वह इसे इग्नोर करती रही। लगभग 3-4 महीने बीत गए, लेकिन एक दिन सुनीता के पेट में इतना तेज दर्द उठा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गांव की कुछ महिलाओं को बुलाया। महिलाओं ने उसका पेट देखा और कहा, तुम्हारा पेट तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है। सुनीता ने टाल मटोल कर दी। महिलाएं सीधी साधी तो थीं, लेकिन दिमागदार जरूर थीं। उन्हें शक हो गया, क्योंकि मोहन ही अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। फिर भी महिलाओं ने कहा, चलो डॉक्टर को दिखाओ। अगले दिन सुनीता डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं कह सकते। सुनीता ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह खाली पेट आऊंगी। दोस्तों, अगले दिन सुनीता ने अल्ट्रासाउंड कराया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर दंग रह गया। उसने कहा, तुम्हारे पेट में तो बच्चा है। जैसे ही सुनीता ने यह सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विधवा थी। अब वह किस मुंह से गांव जाए, लोगों को क्या बताए। सुनीता बेहद निराश होकर घर लौटी। गांव की महिलाएं पूछने आईं, क्या हुआ? तो सुनीता ने बहाना बनाया, मेरे पेट में ट्यूमर है। महिलाओं ने विश्वास कर लिया, क्योंकि ट्यूमर की वजह से कभी कभी पेट बढ़ जाता है। अब सुनीता पूरी तरह बौखला गई। उसने मोहन को फोन किया और सारी बात बताई। मोहन ने कहा, ऐसा तो पहले पॉसिबल नहीं था, बहुत बचाव से सब कुछ हुआ था। पता नहीं कैसे हो गया। सुनीता ने कहा, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, बच्चा मेरे पेट में है। मोहन ने जवाब दिया, चलो ठीक है, बच्चा है तो जन्म देना है, बच्चा तो हमारा ही है। अगर कोई कुछ कहता है तो हम दोनों राजी हैं, हम शादी कर लेंगे। सुनीता ने पूछा, अगर तुम मुकर गए तो? मोहन ने कहा, अगर मुझे मुकरना होता तो मैं पहले ही कह देता कि बच्चा हटा दो, लेकिन मैंने कहा है यह बच्चा होना चाहिए और हम इसे अपनाएंगे। सुनीता मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसने बच्चे को जन्म देने की पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और जब 9वां महीना चल रहा था, तभी सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह गांव की महिलाओं को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसने तो सबको बता रखा था कि ट्यूमर है। सुनीता ने चुपके से आशा बहू को फोन किया और एम्बुलेंस बुलवाई। गांव के लोग जब एम्बुलेंस देखते हैं तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है? सुनीता किसी तरह एम्बुलेंस में लेटी और सरकारी अस्पताल पहुंची। लगभग 1 दिन बाद सुनीता को एक बेटा हुआ। दोस्तों, अब सुनीता के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, बच्चे को लेकर गांव कैसे जाए, लोगों को क्या मुंह दिखाएगी। उसने मोहन को फोन किया। मोहन ने कहा, बहुत खुशी की बात है, एक बेटा हुआ है। किसी तरह सुनीता बच्चे को लेकर गांव लौटी। जब एम्बुलेंस से उसे उतारा गया तो गांव की महिलाएं, जिन्हें पहले से शक था, वे वहां खड़ी थीं। जब सुनीता उतरी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी उतरा तो पूरे गांव में चर्चा हो गई, सुनीता को बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। लोग सुनीता के घर आने लगे। ये बच्चा किसका है, ये कैसे हो गया? सुनीता खामोश रहती, कुछ जवाब नहीं देती। वह पूरी तरह तंग आ चुकी थी। वह बार बार मोहन को फोन करती, बच्चा हो गया है। जितना दर्द बच्चा पैदा करने में नहीं हुआ, उतना दर्द इन सवालों के जवाब देने में हो रहा है। इससे बेहतर है कि तुम सामने आ जाओ। मोहन ने कहा, घबराओ मत, मैं 2-3 दिन में आता हूं। लगभग 3 दिन बाद मोहन गांव पहुंचा। सबसे पहले वह सुनीता के घर गया। सुनीता ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपनाया था उसे। मोहन ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। बेशक हमसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और समाज के सामने मानूंगा कि हमसे गलती हुई है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद सुनीता और बच्चे को नहला धुलाकर बाहर निकाला गया। पंडित आए, पूजन हुआ, लेकिन सुनीता के मायके वाले शर्म की वजह से कोई नहीं आए। गांव के बहुत सारे लोग जुटे थे, देखना चाहते थे कि मायके से कौन आता है, कौन रस्में निभाता है, लेकिन कोई नहीं आया। दोस्तों, जब सारा कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तभी एक बुजुर्ग ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनीता, कम से कम अब तो बता दे कि बच्चा किसका है। तभी मोहन ने ऐसा शब्द कहा जिसे सुनकर सारे लोग सन्न हो गए। उसने कहा, यह बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है, हमारा सुनीता के साथ। पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। मैं चाहता तो इस बच्चे को पैदा नहीं होने देता, लेकिन बच्चा हमारा था, इसीलिए मैंने स्वीकार किया। आज मैं खुलेआम कह रहा हूं, सुनीता आज से मेरी पत्नी है। यह बच्चा मेरा है और इसके पहले जो इसके पति का बच्चा है, उसे भी मैं अपना बेटा मानता हूं। दोस्तों, इतना सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और कहने लगे, तू तो इतना बड़ा कलाकार निकला, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, ना समझा तुम्हारे बारे में। शक जरूर हो रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आना जाना था।
लोगों के मुंह बंद हो गए। सुनीता ने कहा, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि पेट में क्या है। आज सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। ये बच्चा इन्हीं का है। दोस्तों, जब मोहन के घर वालों को पता चला तो उन्होंने मोहन को बहुत डांटा। तुमको सिर्फ एक विधवा ही मिली थी, हम तो तुम्हारी शादी कहीं और करवा देते। तो मोहन ने जवाब दिया, क्या विधवा महिला को जीने का अधिकार नहीं है? अगर खुदा ना खास्ता किसी और की बेटी के साथ ऐसा हादसा हो जाता तो क्या आप उसकी शादी नहीं करवाते? इससे बेहतर है कि मैं ही इसे अपना लेता हूं। इसकी जिंदगी में कोई नहीं है, बेसहारा है। कम से कम इसका सहारा मैं बन जाऊंगा और गांव में एक सीख जाएगी। विधवा को भी जीने का अधिकार है। दोस्तों, गांव के लोग चुप हो गए। किसी के पास एक शब्द भी नहीं था। बड़े धूमधाम से कार्यक्रम निपटाया गया। कुछ दिनों बाद मोहन ने सुनीता से कहा, चलो मंदिर चलते हैं, वहां शादी करते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सुनीता तैयार थी। दोनों ने पहले मंदिर में शादी की और फिर कोर्ट में कानूनी रूप से विवाह कर लिया। गांव के युवा पढ़े लिखे लोगों ने कहा, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। सबको जीने का अधिकार है। इच्छाएं सबकी हैं, किसी की इच्छा नहीं मरती। गलती हो गई, लेकिन जिसके साथ हुई उसने तो अपना ही रखा। इसमें बुराई क्या है? दोस्तों, आज सुनीता और मोहन पति पत्नी के रूप में खुशी खुशी रह रहे हैं और एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे गांव की सोच बदल कर रख दी। विधवा को भी जीने का अधिकार है। यही सीख इस कहानी ने हमें दी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह